गुड मॉर्निंग 12th क्लास। चैप्टर नंबर 15 लीनियर प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे थे, जिसके पिछले 2 वीडियो हम पढ़ चुके हैं। अब पार्ट नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, इसका वीडियो नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों को केवल इसकी इक्वेशन करके निकाल के दिखा रहा था, बाकी सॉल्यूशन जो होता है, फिजिबल सॉल्यूशन जो रीज़न जो होता है वो आपको खुद को निकालना है। और इससे पहले वाले 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको किस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो इसमें मैं केवल आपको इक्वेशन बना के दूंगा, सॉल्यूशन आपको करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या कह रहा है। कि चलो मैं सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूँ कि ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स, यानी एक निर्माण करता है, जो बनाता है, प्रोड्यूस करता है नट्स और बोल्ट्स को। ठीक है, नट और बोल्ट को वो बनाता है। इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑफ मशीन ए एंड 3 आवर ऑफ ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स, यानी कि एक पैकेट नट का बनाने के लिए वो 1 घंटा तो मशीन ए पर और 3 घंटे मशीन बी पर काम करता है। फिर कहता है आगे कि इट टेक्स 3 आवर वर्क्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस पैकेज ऑफ बोल्ट्स, और बोल्ट के एक पैकेट को बनाने के लिए मशीन ए पर तो 3 घंटे और मशीन बी पर 1 घंटा काम करता है। ठीक है, ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 250 पर पैकेज ऑन नट्स एंड 1 रुपीज़ पर पैकेज ऑन बोल्ट्स, यानी कि वो नट्स के एक पैकेट पर तो 2.5 रुपये और एक पैकेट बोल्ट के ऊपर वो 1 रुपया कमाता है। तो हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे एज सो मैक्सिमम हिज प्रॉफिट, तो उसको मतलब रोज़ के कितने पैकेट बनाने चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। इफ़ ही ऑपरेट्स इज मशीन फॉर एट द मोस्ट 12 आवर्स ए डे, कि यदि वो एक दिन में 12 घंटे से ज़्यादा मशीन नहीं चलाता। ट्रांसलेट दिस प्रॉब्लम मैथमेटिकली एंड देन सॉल्व इट, इस प्रॉब्लम को गणितीय निरूपण करके इसका सॉल्यूशन निकाले, यानी कि इसका हल क्षेत्र बताइए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है नट्स और बोल्ट्स को, जो कि 2 प्रकार की मशीन्स को वो लेता है, मशीन ए और मशीन बी। ठीक है, मशीन ए और मशीन बी बना क्या रहा है, नट्स और बोल्ट्स। तो देखो हमने कहा कि यहाँ मशीन ले ली, मशीन कौन कौन सी उसके पास, एक तो ए है, एक बी है। ठीक है, उसने जो प्रोड्यूस करा है सामान को, वो क्या लिया है, एक तो नट्स और एक लिया है बोल्ट। ठीक है, इस तरीके से उसने ये ले लिया कि मशीन तो ए और बी है और वो नट्स और बोल्ट्स बनाता है। ठीक है, अभी कह रहा है कि वो अगर नट्स बनाने के लिए ए पर इतने घंटे और बी पे इतने घंटे काम कर रहा है, और बोल्ट बनाने के लिए ए पर इतने घंटे और बी पर इतने घंटे काम कर रहा है, लेकिन याद रहे मशीन 12 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकती। ठीक है, वो बात की बात है। तो ये कह रहा है कि वो एक दिन में 2.5 रुपये तो एक पैकेट नट के ऊपर तो 2.5 रुपये और एक पैकेट बोल्ट के ऊपर वो 1 रुपया कमा रहा है। तो वो एक दिन में 12 घंटे में कितना प्रोड्यूस करे कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले सके। तो मैंने बोला कि मान लो कि वो एक दिन में कि वो एक्स तो नट को प्रोड्यूस करे और बोल्ट को वाई प्रोड्यूस करे, यानी कि एक दिन में प्रोड्यूस होने वाले नट के नंबर से नट की संख्या तो हमने एक्स मान ली, और एक दिन में बोल्ट को प्रोड्यूस होने वाले नंबर्स को हमने वाई मान लिया। अब ये कह रहा है कि नट्स को बनाने के लिए मशीन ए पर तो वो काम करता है 1 आवर और बी पे करता है 3 आवर, यानी इस पे तो करता है 1 आवर और इस पे करता है 3 आवर, और बोल्ट बनाने के लिए बोल्ट को बनाने के लिए वो 3 आवर तो मशीन ए पर और 1 आवर बी पर, यानी 3 इस पर और 1 इस पर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि याद रहे एट मोस्ट अधिकतम जो मशीन चल सकती है वो 12 आवर्स चल सकती है, मशीन ए बी और मशीन बी बी दोनों ही कितनी चल सकती है, 12 आवर्स। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर एक्स बोल्ट बनाने हैं और 1 घंटा चल रही है, ठीक है, 1 घंटे चला रहा, तो
x प्लस 3y, यानी x प्लस 3y, यानी कि 1x प्लस 3y। लेकिन याद रहे 12 से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, यानी 12 अधिकतम है, तो 12 के ऊपर ये वाला साइन मैंने लगा दिया। अब भाई देखो x इक्वल या तो वो 0 ही करेगा या उससे ज़्यादा करेगा, नेगेटिव तो करने से रहा। y भी या तो 0 करेगा या 0 से ज़्यादा करेगा, उससे नेगेटिव तो करने से रहा। तो दो तो इक्वेशन ये आ गई। तीसरी चीज़ हम अब क्या कह रहा है ये हमने निकाल लिया। अब इसी तरीके से 3x प्लस y या तो 12 चलेगी या 12 से कम चलेगी, लेकिन 12 से ज़्यादा नहीं चल सकती। तो ये हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट आ गए। ये मैं इनको भी दोनों को यहाँ लिख रहा हूँ कि x या तो 0 से ज़्यादा होगा या बराबर होगा, इसी तरीके y 0 से ज़्यादा होगा या बराबर होगा। अब बात आती है कि प्रॉफिट की, कि साहब वो 2.5 रुपया तो एक पैकेट नट पर, और तो मैंने बोला कि अगर वो 2.5 रुपये 2.5 रुपये एक पैकेट पे कमा रहा है तो x पैकेट पे कितने कमाएगा, इतने, और 1 रुपया वो y उस पर कमा रहा है तो y पैकेट पे कितने कमाएगा, 1y। ठीक है, तो इस तरह से जो भी x की वैल्यू निकलेगी, जो भी कॉर्नर पॉइंट निकलेंगे, वही सबसे पहले इसको इनइक्वालिटीज़ को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन के कन्वर्ट करने के बाद हम उसका शेडेड रीजन देखेंगे, ओरिजिन पॉइंट पे कि ओरिजिन पॉइंट के अपोजिट साइड है या ओरिजिन पॉइंट की तरफ है। इन सभी के फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर उसका जो कॉर्नर पॉइंट आएगा उससे हम z को निकालेंगे, और जिसमें मैक्सिमाइज प्रॉफिट आएगा वही पॉइंट हम ले लेंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, आइए। कि ए डीलर विशेस टू परचेज ए नंबर ऑफ फैंस एंड स्विंग मशीन, कि एक डीलर है वो सोचता है कि वो कुछ पंखे और कुछ सिलाई मशीनों को खरीदे। ठीक है, तो ही हैज़ ओनली 5760 टू इन्वेस्ट, लेकिन उसके पास केवल 5760 रुपये ही इन्वेस्ट करने के लिए है। एंड हैज स्पेस फॉर एटमोस्ट 20 आइटम, और उसके पास जो स्पेस है वो 20 आइटम से ज़्यादा, यानी कि 20 सामग्री से ज़्यादा नहीं रख सकता। अधिकतम उसके पास कितने 20 ही आइटम रख सकता है। ए फैन कॉस्ट हिम 360 रुपीज़ एंड स्विंग मशीन इज़ 240 रुपीज़। ठीक है, एक पंखे की कीमत 360 रुपये और एक मशीन की कीमत 240 रुपये है। His expectation is that he can sell a fan at a point profit of 22 रुपीज़। अब वो एक्सपेक्टेशन करता है कि एक फ़ैन के ऊपर तो अगर वो पंखे को बेचता है तो 22 रुपये कमा लेगा, और सिलाई मशीन को बेचता है तो वो 18 रुपये कमाएगा। एज्यूमिंग दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम दैट ही कैन बाय, और अज्यूम करो, मान लो कि उसने जितने पंखे खरीदे और जितने ही उसने मशीन खरीदी उसने वो सारी क्या कर दी, बेच दी है। तो हाउ शुड बी इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, तो वो किस तरीके से इस मनी को इन्वेस्ट करे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, कि ज़्यादा सिलाई मशीन खरीदे या ज़्यादा अपनी फैंस खरीदे, किस चीज़ को ऐसा खरीदे वो 5760 रुपये को किस तरीके से इन्वेस्ट करे कि उसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम मैथमेटिकली एंड सॉल्व इट। देखो इसने क्या कहा कि एक डीलर है, उस डीलर ने क्या करा कि सोचा कि मैं कुछ तो सिलाई मशीन और कुछ पंखे खरीद लेता हूँ। ठीक है, लेकिन उसने पहले बता दिया साहब कि मेरे पास 5760 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, और मेरे पास स्पेस 20 सामग्री से ज़्यादा मैं नहीं रख सकता। तो देखो मैंने बोला कि नंबर ऑफ़ फैंस तो उसने x ले लिया और नंबर ऑफ़ स्विंग मशीन उसने y ले ली। अगर वो कह रहा है कि 360 रुपये एक पंखे की कीमत है, तो x पंखों की कीमत कितनी होगी, 360x। ठीक है, और एक पंखे की अगर एक सिलाई मशीन की कीमत y रुपीज़ है और एक सिलाई मशीन की कीमत 240 रुपये है, तो y सिलाई मशीन की कितनी होगी, 240 प्लस 240y। अभी कह रहा है कि 360x प्लस 240y या तो 5760 रुपये से कम हो या उसके बराबर हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और नंबर ऑफ आइटम्स जो है, अगर हमने बोला कि x हमने वो खरीदी है और y हमने सिलाई मशीन खरीदी है, तो इन दोनों का सम या तो 20 हो या 20 से कम हो, लेकिन 20 से ज़्यादा ना हो। तो मैंने बोला एज्यूम दैट नंबर ऑफ फैंस तो x है
और नंबर ऑफ स्विंग मशीन y है। अभी कह रहा कॉस्ट ऑफ वन फैन 360 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ वन स्विंग मशीन यानी कि एक सिलाई मशीन की कीमत कितनी है 240 रुपये। तो भाई अगर एक मशीन इतने की आ रही तो इतनी कितने की आएगी 360x की। अगर एक स्विंग मशीन इतने की आ रही तो इतनी कितने की आएगी 240y की। लेकिन अब ध्यान रहे कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही है, कंडीशन फर्स्ट कह रही है कि मेरे पास टोटल लगाने के लिए जो है वो या तो 5,760 रुपये के बराबर है या फिर उससे कम हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन हमें कह रही है कि इन दोनों का सम जो है यानी कि फैंस और मशीन में या तो 20 के बराबर खरीद सकती हूँ या उससे कम खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकती क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है या खरीद सकता। ठीक है, जो भी है डीलर, जो भी लड़की है लड़का, उससे पता लगा लो x + y। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। अब देखो या तो वो सिलाई मशीन या तो वो फैंस बिल्कुल ही नहीं खरीदेगा, 0 के बराबर खरीदेगा या उससे ज़्यादा खरीदेगा। y या तो स्विंग मशीन 0 के बराबर खरीदेगा या फिर उससे ज़्यादा खरीदेगा, कम तो खरीदने से रहा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन हमने पता लगा ली। लेकिन ये कह रहा है कि इस 5,760 रुपये को किस तरीके से खर्च करें कि उसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की यानी कि z की, उद्देश्य फलन की, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या कहता है कि अगर 22 रुपये वो एक पंखे पर कमाता है तो 22 रुपये एक पंखे पर कमा रहा है तो x पंखों पर कितने कमाएगा 22x। अगर वो 18 रुपये एक स्विंग मशीन पे कमाता है तो y मशीन पे कितना कमाएगा 18y। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यानी इसी से हमें क्या करना है, पहले तो चारों इक्वेशन बनानी है। चारों इक्वेशन से बनाने के बाद हमें इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। फिर इसके अंदर हमें ओरिजिन पॉइंट पर रखकर इसको देखना है कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि डज नॉट सेटिस्फाइड है। अगर सेटिस्फाइड है तो शेडेड रीजन कहाँ बनेगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो शेडेड रीजन कहाँ बनेगा। फिर इन चारों से हम इसका फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे यानी कि एक हल क्षेत्र निकालेंगे जो कि चारों में कॉमन आ रहा हो। फिर उसके कॉर्नर पॉइंट लेकर हम उसको z में रखेंगे। फिर हम टेस्ट करेंगे कि क्या इससे अधिकतम प्रॉफिट और हो सकता था क्या। उसके लिए मैंने उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो इसके पार्ट 2 में लिया मैंने, वो मेथड देखना है। अगर आता है तो फिर निकालना है और नहीं आता है तो फिर वही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि देखते हैं क्या कह रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज ए एंड बी। कि एक फैक्ट्री है भाई, कि एक कारखाना है जो कि क्या करता है, पेच को बनाता है। एक तो 2 प्रकार के पेच को बनाता है, एक तो ए और एक बी। ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 मशीन्स। अब प्रत्येक प्रकार का जो स्क्रू यानी पेच होता है उसको ज़रूरत होती है 2 मशीन की। एक तो ऑटोमेटिक यानी कि जो कि ऑटोमेटिक चलती हो, और एक हैंड ऑपरेट जो कि एक आदमी चलाता हो यानी स्वचालित होती। एक तो स्वचालित होती हो और एक हस्तचालित होती हो। इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए। यानी कि स्क्रू ए के एक पैकेट को बनाने के लिए उसे 4 मिनट तो ऑटोमेटिक मशीन पर और 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड पर काम करना पड़ता है। वाइल इट टैक्स, जबकि इट टैक्स वो लेता है 6 मिनट तो ऑटोमेटिक पर और 3 मिनट हैंड ऑपरेटेड पर स्क्रू बी के एक पैकेट को मैन्युफैक्चर
करने के लिए। आगे पढ़ते हैं। ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे। लेकिन याद रहे कि प्रत्येक मशीन जो है एक दिन में 4 घंटे से ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। द मैन्युफैक्चर कैन सेल ए पैकेज ऑफ स्क्रू ए। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो पैकेज को सेल करता है ए को, तो प्रॉफिट कमाता है 70 पैसे, और स्क्रू बी को बेचता है तो प्रॉफिट कमाता है 1 रुपीज़। तो एज्यूमिंग दैट ही कैन से ऑल स्क्रू द मैन्युफैक्चर, तो एज्यूम करो कि उसने सारे ही स्क्रू जो बनाए थे वो सभी बेच दिए। तो हाउ मैनी पैकेज ऑफ ईच टाइप शुड बी फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूस इन डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो एक मैन्युफैक्चरर जो मालिक है वो एक दिन में कितने पैकेट बनाए स्क्रू के कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो देखो इसने हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि साबी 2 प्रकार के पेज बनाता है, एक ए और बी, और एक दोनों ही पेज पर 2 प्रकार की मशीनें काम करती है, एक तो ऑटोमेटिक मशीन और एक हैंड ऑपरेटेड मशीन। तो देखो इसने स्क्रू जो है, एक तो स्क्रू की बात हो रही है, एक मशीन की बात हो रही है। स्क्रू जो है उसने 2 प्रकार के लिए, एक तो ए प्रकार का और एक 2 बी प्रकार का। लेकिन जो मशीन है वो एक तो ऑटोमेटिक मशीन है और एक हैंड ऑपरेटेड है, यानी कि एक तो स्वचालित है और एक हस्तचालित है, ये मशीन है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि स्क्रू ए को बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन पर कितना वर्क करता है और उस पर कितना वर्क करता है। तो 4 मिनट तो करता है ऑटोमेटिक पर और 6 मिनट करता है आपके हैंड ऑपरेटेड पर, 4 मिनट और 6 मिनट। जबकि बी को बनाने के लिए इट टेक्स 6 मिनट ऑन ऑटोमेटिक और 3 मिनट्स हैंड ऑपरेटेड, तो 6 मिनट और 3 मिनट। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट दोनों मशीनें 4 घंटे के लिए उपलब्ध है, यानी कि ऑलमोस्ट कितना यूज कर सकते हैं हम, 4 आवर्स यूज कर सकते हैं। या तो इससे कम यूज करोगे तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा यूज करने नहीं देगा इसका मालिक। ठीक है, 4 घंटे तुम यूज कर सकते हो। जो मशीन का मालिक है वो भाई 4 घंटे से ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करने देगा, या फिर गर्म हो जाती है, फूक जाती है, इसलिए डर रहता है कि 4 घंटे का से कम चला लो या 4 घंटे चला लो, लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं चलाने दूंगा। तो ये कह रहा है कि अगर ये मार्केट में जाता है और अब स्क्रू ए के पैकेट को बेचता है तो वो 70 पैसा कमाता है, और एक पैकेट पर बी को बेचता है तो वो 1 रुपया कमाता है। तो बताइए वो किस तरीके से एक दिन में इसको मैन्युफैक्चर करें स्क्रू ए और बी को, कितने नंबर्स में करें कि इसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो मैंने बोल दिया कि स्क्रू ए को तो कर ले एक्स पैकेट और स्क्रू बी के कर ले वाई पैकेट। अरे भाई अब स्क्रू ए के एक्स पैकेट कर रहा है तो एक पैकेट बनाने के लिए 4 मिनट है ऑटोमेटिक, तो एक्स पैकेट बनाने के लिए 4x, ठीक है। और इसी तरीके से बी को बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन 6y। इन दोनों का मिलाकर या तो 4 घंटे, अब घंटे और ये सब मिनट के अंदर दिए हुए हैं, तो आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट में 4 आवर्स को करेंगे तो कितना आएगा, 240 मिनट। तो 240 मिनट के इक्वल हो तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 240 ही बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से 6x प्लस 3y 240 के बराबर हो तो चलेगा, या उससे कम हो तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब भाई या तो x जो है यानी कि जो स्क्रू ए या तो वो बिल्कुल ही नहीं बनाएगा या फिर उससे ज़्यादा बनाएगा, कभी नेगेटिव में नहीं बना सकता। इसी तरीके से ये दोनों हमारे आ गए। तो ये हमने हमारी इक्वेशन निकाल ली। अब बात आती है मैक्सिमम प्रॉफिट की, कि साहब वो उसमें निकला मार्केट में, अगर वो एक पैकेट पर 70 पैसे कमा रहा है, यानी कि 0.70 रुपये कमा रहा है, तो एक्स पैकेट पे कितने कमाएगा, 0.70x, ठीक है। और बी पर वो वाई 1 रुपया कमा रहा है, तो वाई पर कितना कमाएगा, 1y। ये इसका हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट। वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको हम शेड ओरिजिन पॉइंट पर देखेंगे, चेक करेंगे कि सेटिस्फाइड है कि डज नॉट सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड है तो शेडेड रीजन कहाँ जाएगा, फिर उसका फिजिबल सॉल्यूशन क्या आ रहा है, उसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, फिर उसके कॉर्नर पॉइंट हमें यहाँ पर लिखकर इसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेना है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूँ।
कि एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ नॉवेल्टी सोवेनियर्स मेड ऑफ प्लाईवुड, यानी कि एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरर करती है प्रतिदिन, क्या करती है, एक मतलब स्मृति, नॉवेल्टी यानी नॉवेल्टी सोवेनियर्स का मतलब होता है स्मृति चिन्ह बनाती है। काय के बनाती है? प्लाईवुड के। ठीक है, एक फर्म जो है वो प्लाईवुड के अनूठे प्रकार के स्मृति चिन्ह बनाती है। सोवेनियर्स ऑफ टाइप्स ए रिक्वायर्स 5 मिनट ईच ऑफ कटिंग एंड 10 मिनट्स ईच ऑफ असेंबलिंग, यानी कि जो प्रत्येक प्रकार का स्मृति चिन्ह है, ठीक है, जैसे उसने बनाए टाइप्स ऑफ 2 टाइप्स के बनाए, एक तो ए बनाया एक बी बना लिया। अब ए को जो है वो कटिंग यानी काटने और असेंबलिंग यानी जोड़ने, काटने में 5 मिनट लगते हैं, जोड़ने में 10 मिनट लगते हैं, इस प्रकार। और बी को काटने में 8 मिनट लगते हैं, जोड़ने में भी 8 मिनट लगते हैं। लेकिन याद रहे देयर आर 3 hours 20 minutes अवेलेबल फॉर कटिंग, की कटिंग के लिए तो 3 घंटा 20 मिनट के लिए मशीन अवेलेबल है और जोड़ने के लिए 4 घंटे अवेलेबल है। तो द प्रॉफिट इज 5 ईच ऑफ टाइप ए, एक टाइप के प्रत्येक पैकेट पर वो 5 रुपये और 6 रुपये बी टाइप पर कमाता है। तो हाउ मैनी सोवेनियर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ शुड बी द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमम प्रॉफिट, तो वो किस प्रकार से इन चिन्हों का प्रोड्यूस यानी मैन्युफैक्चर करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। देखो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। क्या कह रहा है ये कि नॉवेल्टी सोवेनियर्स यानी कि स्मृति चिन्ह, अब इसमें 2 चीज़ें, एक तो कटिंग और एक असेंबलिंग। सपोज करो ये कटिंग मान लिया और ये असेंबलिंग है। अब जो हमारा स्मृति चिन्ह है एक तो ए टाइप्स का है एक बी टाइप का है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई जब वो स्मृति चिन्ह ए को बनाता है तो कटिंग करने में उसको कितने टाइम लगता है? कटिंग करने के लिए उसके पास है 5 मिनट और असेंबल करने के लिए 10 मिनट्स, यानी कटिंग करने के लिए तो 5 मिनट और असेंबल करने के लिए 10 मिनट्स। और जबकि बी की बात करते हैं तो कटिंग करने के लिए भी 8 है और असेंबल करने के लिए भी 8 है। लेकिन याद रहे कटिंग करने वाली मशीन एट मोस्ट 3 hours 20 मिनट है, यानी कि टोटल कितना 200 मिनट्स है। और जबकि ये जो है वो 4 hours है, यानी कि 240 मिनट है। तो ये कह रहा है कि बताइए कि इसको किस तरीके से एक दिन में इस मशीनों का उपयोग करते हुए वो किसको कितना प्रोड्यूस करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। मैंने बोला कि एक्स तो तू कर ले ए टाइप्स के और वाई कर ले तू बी टाइप्स के। तो देखो ये मिनट में ये मिनट में आ गया, चलो 5x प्लस 8y 200 मिनट एट मोस्ट, या तो उसके बराबर चल जाए या उससे कम चल जाए, कोई दुख नहीं है, पर ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। इसी तरीके से 10x प्लस 8y या तो इसके लेस देन इक्वल्स टू 240 मिनट्स। अब या तो वो x जो है या तो 0 के बराबर करेगा या उससे बड़ा करेगा, इसी तरीके से y 0 से बड़ा करेगा या बराबर करेगा, ठीक है। अब बात आती है मैक्सिमम प्रॉफिट की। साहब वो मार्केट में गया तो मार्केट में उसने एक पैकेट ए बेचा तो उसको 5 रुपये का फ़ायदा हुआ और बी पैकेट बेचा तो उसको 6 रुपये का फ़ायदा हुआ। अगर एक पैकेट पर 5 रुपये तो एक्स पैकेट पर कितना x, इसी तरीके से 6y, ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। वही हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बाकी जैसे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। देखो बहुत इजी, हर एक क्वेश्चन में सेम पैटर्न चल रहा है, कोई पैटर्न अलग नहीं है, कोई पैटर्न हार्ड नहीं है, सभी पैटर्न सेम चल रहे हैं, सभी पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं और क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। अपनी बुक पास लेकर बैठे हैं ताकि जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ और उसको जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से वो समझ में आ सके, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। आइए
पढ़ रहा हूँ मैं, बुक में ध्यान दें सब। ए फार्मर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2, कि एक किसान है जिसके पास 2 उर्वरक है, एक तो F1 और एक F2। जो F1 उर्वरक है वो कंसिस्ट करता है, F1 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन एंड 6% फॉस्फोरिक एसिड, और F2 टाइप का जो है वो 5% नाइट्रोजन और 10% फॉस्फोरिक अम्ल एसिड। तो ये कह रहा है कि जो F1 है वो 10% तो आपका नाइट्रोजन और 6% आपका फॉस्फोरिक अम्ल है उसमें, और F2 के अंदर 5% नाइट्रोजन और 10% फॉस्फोरिक अम्ल है। आफ्टर टेस्टिंग द सोइल कंडीशन ए फार्मर फाइंड दैट ही नीड्स एटलीस्ट 40 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 50 किलोग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ये कह रहा है कि भाई फार्मर किसान ने क्या करा, मिट्टी की कंडीशन को देखा, टेस्ट करा, और उसने पता लगाया है कि इस मिट्टी के अंदर कम से कम कितने नाइट्रोजन की और कितनी फॉस्फोरिक एसिड की ज़रूरत है। तो दोनों ही 14 kg निकल कर आया। ठीक है। इफ़ F1 कॉस्ट ऑफ 60 पैसा पर केजी और F2 कॉस्ट 40 पैसा पर केजी, कि F1 की जो रेट है वो 60 पैसे प्रति केजी है और F2 की जो कॉस्ट है वो 40 पैसा प्रति केजी है। डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज टू द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट गेट ए मिनिमम कॉस्ट, कि वो अब बताइए कि वो मिनिमम कॉस्ट में सबसे ज़्यादा मतलब इन मिट्टी की ज़रूरत को ही पूरा कर दे और उसकी कॉस्ट भी कम लगे, तो उसको किस तरीके से खरीदे। तो देखो इसने क्या कहा है कि एक फार्मर है साहब, एक फार्मर है जो कि क्या करता है, 2 प्रकार के फर्टिलाइज़र, एक तो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र के अंदर एक तो नाइट्रोजन है, एक फॉस्फोरिक एसिड है, ये 2 चीज़ें हैं। तो जो F1 है उसके अंदर भी नाइट्रोजन है, ठीक है। अब और ये प्रतिशत के अंदर है, प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत में। तो जो तुम्हारा फॉस्फोर F1 टाइप का उसमें 10 और 6% है, यानी 10%। अब परसेंट हटाऊंगा तो इसका अपॉन में 600 लिख दूँ, और 6 पे से भी परसेंट हटाऊंगा तो इसका अपॉन में 100 लिख दूँ। इसी तरीके से अगर F2 की बात करता हूँ, अगर F2 की बात कर रहा हूँ तो F2 क्या है, 5 और 10, तो ये 5/100 और 10/100। अभी कह रहा है कि कम से कम एटलीस्ट 40 kg की तो रिक्वायरमेंट है ही, ठीक है। अभी कह रहा है कि कितने अमाउंट में इसको खरीदे। मैंने कहा कि साहब तू x kg तो इसको खरीद ले और y kg इसको खरीद ले, तो दोनों कितना हो जाना चाहिए, 14 हो जाना चाहिए। तो 10x प्लस 10/100x प्लस 5/100y या तो 14 kg हो जाए या 14 kg से ज़्यादा हो जाए, लेकिन 14 kg से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा, दोनों बना रही। अब वो जो x है या तो वो बिल्कुल 0 ही खरीदेगा या उससे बराबर खरीदेगा। इसी तरीके से y इसके सब्जेक्ट टू कंसिडर आ गया। अब प्रॉफिट क्या कह रहा है कि जब ये लेने जाता है तो एक पैकेट जो है उसका नाइट्रोजन का उसको मिलता है, F1 का जो कॉस्ट है वो 60 पैसा है। अब पैसा है तो उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेते, तो 0.60x प्लस 0.40y, ये इसका क्या आ जाएगा, मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ये इसकी मिनिमम कॉस्ट, ये Z मिनिमम आएगा उसका, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करके आराम से इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, सब में सेम पैटर्न चल रहा है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि a merchant plans to sell 2 types of personal computers, a desktop model and a portable model, कि एक व्यापारी है जो कि क्या करता है, प्लान करता है, विचार करता है 2 टाइप के कंप्यूटर को बेचने का, एक तो पर्सनल कंप्यूटर को और एक डेस्क, यानी कि एक तो पर्सनल टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, ए डेस्कटॉप मॉडल एंड पोर्टेबल मॉडल, एक तो डेस्कटॉप मॉडल और एक पोर्टेबल मॉडल को बेचने का वो प्लान करता है। दैट विल कॉस्ट 25, जिसकी एक की कीमत तो 25,000 रुपये और एक की और दूसरी की कीमत 40,000 रुपये है। ये एस्टिमेट द टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर विल नॉट एक्सेड 250 यूनिट्स, और वो कह रहा है कि दोनों कंप्यूटर की मिलाकर डिमांड 250 से ज़्यादा नहीं है।
डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर विच द मर्चेंट शुड स्टॉक गेट मैक्सिमम प्रॉफिट इफ डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर द 70 लाख। वो कह रहा है कि बताइए कि मैं जो अपना मर्चेंट है वो कितना स्टॉक कर ले मैक्सिमम कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, लेकिन याद रहे वो 70 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट 70 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इफ़ हिज प्रॉफिट पर यूनिट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल इज़ 4500 और पोर्टेबल पे 5000, वो कि एक पर तो 4500 और पोर्टेबल पे 5000 करता है। अब भाई बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि भाई कितना खरीदे। मैंने बोला सपोज कर कि भाई एज्यूम लेट नंबर ऑफ डेस्कटॉप के नंबर हमने एक्स नंबर उसने परचेस कर लिया है, नंबर ऑफ पोर्टेबल के उसने वाई कर लिया। अब वो कह रहा है कि एक की कीमत जो है इसकी वो 25,000 रुपये है। तो कंडीशन फर्स्ट क्या हो गई कि भाई एक की कीमत 25,000 रुपये है, तो एक्स की कीमत कितनी हो गई एक्स। अगर एक की कीमत 40,000 रुपये है तो इस वाई की कीमत कितनी हो गई वाई। इन दोनों का सम वो 70 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर 70 लाख से कम हो तो चलेगा, लेकिन 70 लाख के बराबर हो तो चलेगा, लेकिन 70 लाख से ज़्यादा हो तो नहीं चलेगा। एक कंडीशन तो इसने ये कह दी। और ये कह रहा है कि इन दोनों का स्टॉक 250 से ज़्यादा नहीं है, यानी एक्स प्लस वाई या तो 250 के बराबर हो तो चलेगा और कम हो तो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चल सकता क्योंकि मार्केट में इससे ज़्यादा डिमांड नहीं है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा कर लेगा तो फिर उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला। ठीक है, अब उसके बाद ये बात करता है प्रॉफिट की, कि जब ये कंडीशन सेकंड थी है ना, अभी कहता है बात प्रॉफिट की कि भाई वो मार्केट में उसको मालूम है कि 4,500 रुपये एक पर कमा रहा है, तो इतने पे कितना कमाएगा एक्स। अगर 5,000 रुपये एक पर कमा रहा है तो इतने बाय पर कितना कमाएगा 5,000 बाय। ये इसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। आप लोग आराम से कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इजी चल रहा था बहुत। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना सब। 2 गोडाउन्स A and B have grain storage capacity of 10 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स रेस्पेक्टिवली। कि भाई 2 गोडाउन है। अब गोडाउन को हिंदी में बोलते हैं अन्न भंडार। कि 2 गोडाउन है जो कि क्या करते हैं A और B नाम के हैं, वो क्या करते हैं स्टोरेज करते हैं अन्न का, जिसके अंदर A की जो कैपेसिटी है वो तो 100 क्विंटल्स कर सकती है और बी की कैपेसिटी 50 क्विंटल्स, यानी एक बड़ा एक छोटा, इस तरीके से समझ लो। दे सप्लाई टू 3 राशन शॉप, और वो क्या करते हैं 3 राशन शॉप पर सप्लाई करते हैं। लेकिन याद रहे कि डी, ई और एफ इन 3 पर सप्लाई करते हैं, जिसके नाम डी, ई और एफ है। अब डी का जो मैक्सिमम हमें सप्लाई करनी है वो 60 kg है, 50 kg है, और एफ की 40 kg है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि एक तो ए और एक बी 2 स्टोरेज है। एक का जो कैपेसिटी वो 100 है और बी की जो कैपेसिटी है वो 50 है, यानी टोटल कितना हो गया 150। अभी क्या कह रहे हैं कि तीनों मिलकर, एक तो डी को, ये दोनों मिलकर ई डी को और ई को 3 राशन की शॉप पर सप्लाई देते हैं। अब सप्लाई किस तरीके से देते हैं वो हमारी टेबल में लिखा हुआ है। देखो टेबल पढ़ो, ये ए 6 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि ए से डी को सप्लाई दी जा रही है ना। और इसकी जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी कितनी है 60, इसकी कितनी है 50 होगी इसकी 60, 50 और 40, इसकी है 50 और इसकी है 40। यानी देखो 60 और 50, 110 और 40, 150 और ये भी 150, यानी इन तीनों की 150 क्विंटल सप्लाई इन दोनों से दी जा रही है। लेकिन अब सप्लाई तो दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर खर्चा आ रहा है 6 kg एक। अब देखो जब मैं सपोज करो यहाँ से यहाँ तक
x kg को सप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को 6 रुपये देने पड़ रहे हैं। कितने रुपए रेट लग रहा है? 6 रुपये। जब मैं A से E को दे रहा हूँ, मैंने मान लिया कि मैं Y सप्लाई कर रहा हूँ, Y kg सप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए 3 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब देखो, पहले को मैंने x दे दिया, दूसरे को y दे दिया। भाई टोटल तो 100 था, तो इसके पास कितना जाएगा? 100 में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो वो इसको जाएगा। तो उसको कितने रुपए दे, इसका रेंट कितना लग, इसके 3 रुपये लग रहे हैं और इसके 2.5 रुपये लग रहे हैं। सप्लाई भी कर दी, रेंट भी मालूम चल गया। अब 20 से 60 देखो, अब इसके पास इसकी टोटल डिमांड 60 kg थी, मैं x kg दे चुका, तो बच गया कितना? 60 माइनस एक्स। तो मैं 20 से 60 माइनस एक्स दूंगा। 20 से कितना दूंगा? 60 माइनस एक्स kg। तो इसके लिए मेरे को रेंट कितना देना पड़ रहा है? 4 रुपये। इसकी टोटल डिमांड 50 kg थी, मैं y दे चुका हूँ, तो यहाँ से मैं कितनी दूंगा? 50 माइनस y kg। और रेंट कितना लग रहा है मेरा? 2 रुपये। और इसकी टोटल डिमांड 40 थी, इसकी टोटल डिमांड 40 थी और मैं इसको दे चुका हूँ 100 माइनस एक्स प्लस वाई। इसको सॉल्व करके लिखता हूँ 40 माइनस 100 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो 40 माइनस 100 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी x प्लस वाई माइनस 60। तो मैं x प्लस वाई माइनस 60 कैसा है आप लोगों को मालूम चल गया, वो इधर लिख रहा हूँ x प्लस वाई माइनस 60। तो यहाँ से मैं इसको कितना सप्लाई कर रहा हूँ? x प्लस वाई माइनस 60 kg में इधर सप्लाई कर रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे को रेंट कितना देना पड़ रहा है? 3 रुपये। तो ये बताइए कि किस तरीके से सप्लाई करें कि उसका जो लागत है, ये रेंट है, जो कम से कम लगे। तो देखो, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। सबसे पहले या तो वो सप्लाई जो करेगा, या तो वो 0 ही कर देगा या 0 से ज़्यादा करेगा। नेगेटिव तो करने से रहा। y भी 0 करेगा या 0 से बड़ा करेगा, उससे कम तो करने से रहा। इसी तरीके से या ये 100 माइनस एक्स माइनस वाई, या तो 0 से ज़्यादा करेगा या 0 के बराबर करेगा। इसी तरीके से ये वाली 60 माइनस एक्स, या तो 0 करेगा या 0 से ज़्यादा करेगा। इतनी सप्लाई कर सकता है। ये भी या तो 0 से ज़्यादा करेगा या 0 से बराबर करेगा या ज़्यादा करेगा, कम नहीं कर सकता। इसी तरीके से ये या तो 0 करेगा या 0 से ज़्यादा करेगा। तो ये 6 हमारे पास इसके इक्वेशन आ गई। ये 6 लाइनें बनेंगी, 6 के शेडेड रीजन लगाना है, फिर उसका फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। अब बात आती है कि मिनिमम कॉस्ट में पहुंच जाए, जेड मिनिमम कॉस्ट में वो पहुंच जाए। पूछा क्या हमसे कि हु शुड बी सप्लाइज मिनिमम कॉस्ट ही पूछे, ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम कॉस्ट। तो देखो, अगर वो 6 रुपये से x kg पहुंचा रहा है तो 6x, 3 रुपये से y kg पहुंचा रहा है तो 3y, और 2.5 रुपये से 100 माइनस एक्स माइनस वाई kg पहुंचा रहा है तो ये 60 माइनस एक्स kg 4 रुपये से पहुंचा रहा है, तो 60 माइनस एक्स kg 4 रुपये से पहुंचा दे भाई, प्लस 50 माइनस वाई जो है वो 2 रुपये से पहुंचा रहा है, और इसी तरीके से x प्लस वाई माइनस 60 kg जो है वो 3 रुपये से पहुंचा रहा है। ये इसका क्या आएगा? मिनिमम कॉस्ट निकल कर आएगी। ये हमारी एक्सरसाइज 15.2 कंप्लीट हो चुकी है। इसके मिसलेनियस यानी कि विविध प्रश्नमाला में भी इसी तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से करने की कोशिश करें, आप लोगों को ही समझ में आ जाएगा। ठीक है।